हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो चैप्टर 1 फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, दर्पण के सामने दर्पण के सामने किसी भी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण कौन सा होता है? तो आप ध्यान देंगे, या तो उत्तल या तो समतल। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब उत्तल और समतल दर्पण में कहीं भी रखिएगा वस्तु ना, तो आपका सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, ठीक ना। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक ना। उत्तल और समतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आप याद रखेंगे प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, तथा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सीधा डायरेक्ट बराबर होता है, जिसको कि कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, मैंने परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो अभी अभी बताए हैं कोण आई बराबर कोण आर। अभी अभी बताए हैं कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग है किसका? तो आप याद रखेंगे प्रकाश 2 प्रकार के तरंगों में माना जाता है। एक माना जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक माना जाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए उसी पर फोकस किया जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग पर इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप याद रखेंगे काल्पनिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा? तो अपसारी ही होगा। सॉरी, अभिसारी किरणपुंज है तो अभिसारी ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आप याद रखेंगे +1 होता है। प्लस का अर्थ होता है सीधा आभासी, एक का अर्थ होता है बराबर, ठीक है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? तो अनंत होती है, अनंत होती है। अवतल दर्पण का पॉजिटिव, अवतल दर्पण का नेगेटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने? तो आप इस चीज को ध्यान देंगे, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है और हाश्रित होता है, माने छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस वाला होगा, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है। 14 नंबर की बात करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आप याद रखेंगे इसका आंसर कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, सी हो जाएगा। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिकार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार दर्पण के सामने बिंब की दूरी ली जाती है तो दर्पण कैसी ली जाती है? तो ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, निम्न लिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? एक्चुअली यहाँ पर -1 होना चाहिए था। ठीक ना, आवर्धन माइनस में चाहे ऋणात्मक में, तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या चीज़ मापने की जरूरत है? तो दर्पण के तथा पर्दा के बीच की दूरी के साथ साथ दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, अर्थात बोले तो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोली दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्लस 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2, 32/2 मतलब 16, प्लस 16 लिखा जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक ना, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर सीधा ही याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में आपसी जो संबंध होता है, हालांकि ये बराबर r/2 होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है ए बराबर r/2, हालांकि ए बराबर r/2 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कि हम ये वाला भागा में इधर जाकर गुणा कर देंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला सामने है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपको बताया गया था दर्पण के ध्रुव और फोकस दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो आप याद रखेंगे या तो उत्तल या तो समतल, ये पहले भी बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला है, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कौन से दर्पण की? तो ऋणात्मक मानी जाती है अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तो फोकस और ध्रुव के बीच, अभी बताए हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखने से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो उसकी वह किस प्रकार का दर्पण होगा? तो प्लस में है ना, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर माइनस में होता तो अवतल होता। अगला सामने नजर आ रहा है दर्पण सूत्र, वही बात है, प्लस वाला होगा। ठीक ना, दर्पण सूत्र। तो देखिए फाइनली आगे हम अपने वीडियो के अंत तक पहुंचने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा मिल सकता है? तो अवतल से भी मिलता है, समतल से भी मिलता है, उत्तल से भी मिलता है, इनमें से सभी। तो ये आपका इस वीडियो में बस इतना ही तक। ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, ठीक ना। और साथ ही साथ जो भी कमी है या जो भी बातें हैं उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।